हेलो दोस्तों, मैं हूं दामोदर गुप्ता और आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल क्या है, उसकी रचना किस प्रकार से हुई, उसका विस्तार कहां कहां तक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वायुमंडल का अर्थ, मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। पृथ्वी को चारों ओर से जो गैसीय आवरण घेरे हुए हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा का शब्द एटमॉस्फेयर ग्रीक भाषा के एटॉम से निर्मित है, जिसका अर्थ होता है वाष्प। तो वाष्प शब्द की उत्पत्ति की दृष्टि से वायुमंडल वस्तुतः वाष्प प्रदेश का एक रूप है। यह पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इससे आवेष्टित है, ठीक है, और इसे अलग भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो वायुमंडल को पृथ्वी से अलग नहीं किया जा सकता। वायुमंडल में हवा की मात्रा 6 गुणा 10 15 टन है, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं हवा विरल होती जाती है। नवीन वैज्ञानिक अन्वेषण के आधार पर वायुमंडल की ऊंचाई 1000 किलोमीटर से अधिक है, लेकिन वायुमंडल में हवा का 75% भाग केवल 16 किलोमीटर तक है। पृथ्वी पर इस पतले वायुमंडल की स्थिति वैसे ही है जैसे हमारे शरीर पर त्वचा की। श्वसन क्रिया के अतिरिक्त वायुमंडल पृथ्वी के ताप को संतुलित रखता है तथा अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल में विद्यमान होने से प्रत्येक मनुष्य के सिर पर 335 किलोग्राम का वायु भार रहता है। तो ये हमने देखा वायुमंडल का जो अर्थ है, इसमें विस्तार से बताया गया है। उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। तो अब हम वायुमंडल को जो वैज्ञानिकों ने परिभाषित किया है उनकी एक दो बात देख लेते हैं, ठीक है। तो वायुमंडल की परिभाषा में हम देखेंगे कोपे और दी लॉन्ग क्या कहते हैं। कोपे और दी लॉन्ग कहते हैं कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण ही वायुमंडल है। दूसरा त्रिवार्था महोदय कहते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर फैला गैस का एक विशाल आवरण जो कि उसका अभिन्न अवयव है, सहस्त्रों मील की ऊंचाई तक फैला है। तो ये तो हो गया, दो वैज्ञानिकों ने अपने मत का परिभाषा दिया है। और एक परिभाषा देख लेते हैं प्रोफेसर क्रिचफील्ड का, जो कि बहुत ही समझने योग्य है, ठीक है। इनके अनुसार वायुमंडल गैसों के झूलते हुए द्रव एवं ठोस कणों की गहरी चादर है जो संपूर्ण पृथ्वी को घेरे हुए हैं। वायुमंडल में विद्यमान शुद्ध हवा रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। यह गतिशील, प्रत्यक्ष, संपीड्य, प्रसारणीय भी है। यह अनेक प्रकार के विकिरणों के लिए पारदर्शी होता है। जल तथा थल से कम सघन होने पर भी इसमें वजन होता है तथा यह दबाव भी डालती है। प्रतिरोधी होने के कारण यह वायुमंडल से बाहर में प्रवेश करने वाले उल्कापिंडों को रगड़ द्वारा नष्ट कर देती है। अर्थात इनका जो परिभाषा है सबसे उपयुक्त है। इनका कहना है कि वायुमंडल बाहर से आने वाले उल्कापिंडों को नष्ट कर देती है। तो अब देखते हैं वायुमंडल का संगठन कैसे हुआ। तो वायुमंडल की रचना विभिन्न प्रकार की गैसों, जलवाष्प, धुएं, धूलकणों आदि से हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं गैस। वायुमंडल की रचना गैसें से हुई है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन तथा जेनॉन आदि हैं। इनमें नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन तथा जेनॉन निष्क्रिय गैस हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प की मात्रा वायुमंडल में 99% है, ठीक है। वायुमंडल में ऊंचाई, अक्षांश, ऋतु तथा समय के साथ गैसों की मात्रा भी बदलती रहती है। तो वायुमंडल में जो निर्माण का मुख्य कारण गैस है। तो गैस भी दो प्रकार के होते हैं, स्थायी गैस और अस्थायी गैस। तो स्थायी गैस के अंतर्गत कौन कौन से गैस आते हैं चलिए देखते हैं। तो नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन स्थायी गैसें हैं। इनकी मात्रा वायुमंडल के निचले भाग में लगभग समान रहती है। ऑर्गन, हाइड्रोजन और नियॉन भी स्थायी गैसें हैं, लेकिन इनका अनुपात तथा मात्रा अत्यंत अल्प होने के कारण महत्वपूर्ण नहीं है। 100 मीटर के ऊपर ऑक्सीजन विलुप्त हो जाती है और 100 किलोमीटर के ऊपर ऑक्सीजन विलुप्त हो जाती है तथा 125 किलोमीटर के ऊपर नाइट्रोजन समाप्त हो जाता है। तो ये तो हुआ स्थायी गैस है। अब दूसरा है अस्थायी गैस। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन अस्थायी गैसें हैं। वस्तुओं के अपघटन, सेलों की अपक्षय, ज्वालामुखी विस्फोटों का तथा मनुष्य द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। वनस्पतियां इसका उपयोग करती हैं और सूर्य के विकिरण पर अधिक प्रभाव डालती हैं। या पृथ्वी के दीर्घ तरंग विकिरण को
वायुमंडल में सोख लेती है और उसे अधिक ऊपर जाने नहीं देती है। ओजोन गैस 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर अधिकतम है। यह रक्षा कवच की भांति हमारी रक्षा करता है तथा सूर्य की विषैली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। वैज्ञानिक प्रगति तथा अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में किए गए प्रयत्नों के द्वारा ओजोन गैस का तेजी से ह्रास हो रहा है। तो ये तो हुआ स्थायी और अस्थायी गैस। अब देखते हैं वायुमंडल में गैसों की मात्रा कितनी कितनी है, कौन कौन से गैस आते हैं। तो वायुमंडल में गैसों की मात्रा आप देख सकते हैं डिस्प्ले में है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन और जेनॉन है। इनमें गैसों की मात्रा निम्न प्रकार से दिया गया है। सबसे पहले है इसमें नाइट्रोजन का 78% है, उसके पश्चात ऑक्सीजन का 20 है, उसके पश्चात आर्गन का 0.93 है, उसके पश्चात 0.03 है, उसके पश्चात कम कम होते गया है। तो ये तो हुआ गैसों की मात्रा। तो 150 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रचुरता रहती है। औद्योगिक विकास के साथ साथ महानगरों की हवा में प्रदूषक तत्व भी ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोसल्फाइड, मीथेन, कार्बन, सीसे, धूल कण आदि भी मिले होते हैं। तो अब देखते हैं वायुमंडल के संगठन के, जो पहले देखे हमने गैस, अब देखेंगे जलवाष्प। वायुमंडल की रचना का दूसरा कारण जलवाष्प। तो अब देखते हैं जलवाष्प क्या है, वाटर वेपर। ठीक है, तो गैसों के अतिरिक्त आयतन के अनुसार वायुमंडल के लगभग 4% के बराबर जलवाष्प वायुमंडल में सदैव विद्यमान रहता है, जो स्थान व समय के अनुसार अत्यधिक परिवर्तन होता रहता है। जलवाष्प धरातल के निकट की वायु में सदैव और सर्वत्र न्यून या अधिक मात्रा में पाया जाता है। आर्द्रता तथा तापक्रम के अनुसार जलवाष्प की मात्रा में भी परिवर्तन होता रहता है। ध्रुवीय क्षेत्र में के शुष्क वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है। वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प का 90% भाग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। ठीक है, इसके ऊपर वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अत्यंत कम रह जाती है। तो वायुमंडल में संपूर्ण आर्द्रता केवल 1% भाग ही 10 किलोमीटर के ऊपर तक पाया जाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि धरातल से प्रति सेकंड 1.6 करोड़ टन जलवाष्प वायुमंडल को प्राप्त होता है। तो ये तो हुआ वायुमंडल संगठन के जो जलवाष्प। अब तीसरा देखते हैं धूलकण, जो वायुमंडल के संगठन का कारक है धूलकण। अब तीसरा है धूलकण। ठीक है, तो वायुमंडल में धूलकण का भी योगदान है संगठन में। तो गैसों तथा जलवाष्प के अलावा वायुमंडल में अति सूक्ष्म ठोस कण भी पाए जाते हैं, जो आंख से भी दिखाई नहीं देते। इसमें छोटे छोटे धूलकण रहते हैं, इन्हें एरोसोल कहते हैं। इनमें धूलकण मुख्य हैं। वायुमंडल में धूलकणों की मात्रा धरातल के स्वभाव, संरचना, वनस्पति तथा वायु के वेग पर निर्भर करती है। मरुस्थलों के ऊपर के वायु में धूलकणों की मात्रा अत्यधिक होती है। औद्योगिक महानगरों की बात की जाए कि वायुमंडल में जो धुएं के कण अधिक पाए जाते हैं। अनेक ज्वलनशील पदार्थ वायुमंडल में धुएं के कणों की मात्रा में वृद्धि कर देते हैं। धूलकण प्रकाश प्रकीर्ण तथा धुएं के कण आर्द्रता ग्राही नाभिकों के निर्माण में सहायक होते हैं। तो ये तो थी मतलब जो वायुमंडल संगठन के कारक। ठीक है, गैस, जलवाष्प और धूलकण। अब देखते हैं वायुमंडल की संरचना किस प्रकार से हुई। तो वायुमंडल की संरचना, ठीक है, तो वायुमंडल की संरचना सर्वत्र एक समान नहीं है। इनमें ऊंचाई, अक्षांश, ऋतु तथा अवधि के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसी हल्की गैसें वायुमंडल के ऊपरी भाग में अधिक मात्रा में मिलती हैं, जबकि धरातल के निकट भारी गैसें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर जलवाष्प की मात्रा बिल्कुल कम हो जाती है। 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक ओजोन गैस का अधिकतर संकेंद्रण मिलता है। ठीक है, 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से ऑक्सीजन के अणु टूटकर अन्य ऑक्सीजन कणों से मिलकर ओजोन की रक्षा करते हैं। ऋतुओं के अनुसार ओजोन गैस व जल वाष्प की मात्रा वायुमंडल में परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, 50 अंश उत्तरी अक्षांश के उत्तर में ग्रीष्म ऋतु में ओजोन गैस अधिक, ठीक है, तथा भूमध्य रेखा पर कम पाई जाती है। शीत ऋतु में निम्न अक्षांशों के उच्च अक्षांशों के और ओजोन का स्थानांतरण होता रहता है। तो वायुमंडल में मिलने वाले जलवाष्प का तापमान से गहरा संबंध होता है। ग्रीष्म ऋतु में निम्न अक्षांशों में जलवाष्प अधिक है, ठीक है, तथा शीत ऋतु में कम जलवाष्प मिलता है।
तो वायुमंडल की संरचना विभिन्न परतों द्वारा समझी जा सकती है। ठीक है, इसकी परत समझे या वायुमंडल की विशेषता भी समझ सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसकी संरचना में देखा कि हमने नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 20.99 है, ऑर्गन है 0.94 और अन्य है 0.04%। तो अब देखते हैं इसकी विशेषताएं, इसको परत के अनुसार समझा जाते हैं। तो वायुमंडल की विशेषताएं चलिए देखते हैं। तो वायुमंडल की परत और उसकी विशेषताएं में देखते हैं। सबसे पहले वायुमंडल को तो निम्न परतों में बांटा गया है। पहला है क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसमें वायुमंडल के कुल आणविक भार का 75% भाग केंद्रित है। धरातल से इस परत की औसत ऊंचाई लगभग 12 किलोमीटर मानी जाती है। भूमध्य रेखा पर यह परत 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक रहता है। इस परत में सभी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं। उदाहरण के लिए मान लिया जाए आंधी, मेघ, विद्युत चमक, वर्षा आदि सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं। इस मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान कम होता है होता जाता है। ठीक है, अर्थात प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 सेंटीग्रेड तापमान की कमी देखने को मिलती है। इसके ऊपरी भाग में तेज हवाएं चलती हैं, जिसे जेट स्ट्रीम के नाम दिया गया है, जो ठीक क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में चलती है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर एक संकेंद्रण परत है, जो क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करती है। इसे क्षोभ सीमा या ट्रोपोपॉज भी कहते हैं। अब देखते हैं दूसरा समताप मंडल। तो समताप मंडल जो यह क्षोभ सीमा के ऊपर की ओर धरातल से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इस परत में ताप की प्राप्ति तथा ताप विकृत करने की क्रिया समान गति से होती है। ठीक है, अतः यहाँ तापमान समान रहता है। यह मंडल जल वाष्प तथा धूल कणों से रहित होता है। ठीक है, ध्रुवों पर इसकी मोटाई अधिक होती है तथा भूमध्य रेखा पर जो इसकी मोटाई कम पाई जाती है। ठीक है, मोटाई समताप मंडल में मेघ नहीं बनते। ठीक है, स्वच्छ रहता है, मेघ नहीं बनते। कभी कभी कुछ विशिष्ट मेघों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें मुक्त मेघों की जननी या मदर ऑफ पियर्स क्लाउड्स भी कहते हैं। धरातल से लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल की पेटी पाई जाती है। तो अब देखते हैं ओजोन मंडल। तो ओजोन मंडल स्ट्रोपोज के ऊपर से लगभग 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य वायुमंडल में ऐसा स्तर पाया जाता है जिसमें ओजोन गैस की मात्रा अधिक रहती है। इसी के नाम से इसका नाम ओजोन मंडल पड़ा है। इस परत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों का अवशोषण कर लेती है। ठीक है, यदि वायुमंडल में ओजोन परत स्थित न होता तो परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी धरातल पर इतना अधिक तापमान पहुंचाता, ठीक है, भीषण गर्मी से वनस्पतियां नष्ट हो जाती और भीषण गर्मी से पृथ्वी पर जीवों का रहना भी दुष्कर हो जाता। धरातल से इस परत की ऊंचाई लगभग 30 से 60 किलोमीटर के मध्य मानी जाती है। इस परत में ऊंचाई के साथ में इसी दर में वृद्धि होती रहती है। धरातल पर जब कभी भयंकर विस्फोट होता है, ठीक है, तो वायुमंडल की ओजोन परत में ध्वनि तथा निवरता का वलय उत्पन्न होने लगता है। मतलब वहां भी सुनाई देता है। ठीक है, वो वलय उत्पन्न होते हैं। इनकी उत्पत्ति का मुख्य कारण ओजोन मंडल का ऊंचा तापमान बताया जाता है। इस उष्ण स्तर को कभी मेसोस्फीयर भी कहते हैं। जो ये ओजोन मंडल है, यह पृथ्वी की रक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो ओजोन मंडल अब लगातार ह्रास हो रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला जो मंडल है आयन मंडल। तो अब देखते हैं आयन मंडल। तो आयन मंडल ओजोन मंडल के ऊपर स्थित है। धरातल से लगभग 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर आयन मंडल की शुरुआत होती है। कुछ वैज्ञानिकों ने इसकी ऊपरी सीमा 500 किलोमीटर तक बताई है तथा कुछ ने 1000 किलोमीटर तक भी बताई है। वायुमंडल की इस परत की निरंतर जानकारी प्राप्त की जा रही है कि इसकी वास्तविकता क्या है। तो वायु आयन मंडल में ओजोन परत के बाद तापमान कम होने लगता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह घटकर -38 सेंटीग्रेड रह जाता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद ऊपर पर एक बार फिर तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ने लगता है। ठीक है, 95 किलोमीटर की ऊंचाई पर आते आते 10 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ठीक, इसके ऊपर तापमान लगातार बढ़ता जाता है। अनुमान ये भी है कि 250 किलोमीटर की ऊंचाई पर यहाँ तापमान 700 सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये तो क्लियर हुआ आयन मंडल। अब देखते हैं बहिर्मंडल, जिसको आयतन मंडल भी कहते हैं।
अब देखते हैं बहिर्मंडल या आयतन मंडल। तो धरातल से 500 से 1000 किलोमीटर के मध्य बहिर्मंडल पाया जाता है। कुछ विद्वानों ने इनकी अधिक अंतिम सीमा 1600 किलोमीटर तक मानते हैं। वायुमंडल की इस परत का विशेष अध्ययन लेमन स्पिट्जर वैज्ञानिक ने किया था। इनमें हीलियम तथा हाइड्रोजन गैसों की प्रधानता होती है। इस मंडल में यहाँ वायु विरल तथा गुरुत्व शक्ति अत्यधिक क्षीण हो जाती है। ठीक है, गुरुत्व शक्ति बहुत कम हो जाती है, मतलब यहाँ बहुत शून्य, मतलब यहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति शून्य हो जाती है। इस परत में तापक्रम की अधिकता पाई जाती है। यहाँ इतना अधिक तापमान होता है कि पत्थर भी पिघल जाए आग से। ठीक है, वायुमंडल की बाह्य सीमा पर तापमान लगभग 5568 सेंटीग्रेड होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा तापमान होता है। ठीक है, लेकिन यह तापमान धरातली तापमान से बहुत भिन्न होता है। धरातल के तापमान से बहुत भिन्न होता है और यह बहुत अधिक बाहर में तापमान होता है। तो ये तो हमने देखा जो वायुमंडल की परत या उसकी विशेषताएं मान सकते हैं, परत के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, जो कि 5 भाग में बांटा गया इसको, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। अब देखते हैं इसकी कुछ लक्षण या इसके कुछ गुण देख लेते हैं वायुमंडल के। तो इसके कुछ गुण देख लेते हैं वायुमंडल के। तो वायुमंडल वायु स्वादहीन, रंगहीन और गंधहीन है। ठीक है, यह गतिशील, नमनशील, प्रसारणी तथा संपीड़न भी है। इसमें गैसों की प्रधानता होती है। वायुमंडल का 98% से अधिक भाग केवल 2 गैसों में होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित है। वायुमंडल की चौथी जो विशेषता देख लेते हैं, धरातल से ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ गैसों का घनत्व भी कम होता जाता है, अर्थात पृथ्वी के जो निचले वाले भाग में ही गैसों का घनत्व अधिक है। धरातल पर सर्वत्र रूप से यह समान नहीं पाया जाता है। ठीक है, मतलब धरातल पर सर्वत्र समान है, लेकिन कहीं कहीं मोटाई है, कहीं पतला है। ठीक है, तो गुरुत्व बल के कारण इसको पृथ्वी से अलग भी नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, जब भी चाहे इसको अलग नहीं कर सकते हैं, यह प्रकृति का देन है, समझ सकते हैं। वायुमंडल में हवाएं, गैसें, तापक्रम, वायु भार, आर्द्रता आदि तत्व विद्यमान सदैव रहते हैं। दिन के समय वायुमंडल गर्म होता है तो रात्रि के समय में इसका विकिरण के कारण तापक्रम कम हो जाता है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की मौसमी घटनाएं और मेघ, पवन, तूफान आदि पाए जाते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा वायुमंडल के जो कुछ गुण थे, इसकी विशेषताएं समझ सकते हैं। विशेषताएं हमने पढ़ चुके हैं, लेकिन ये कुछ गुण थे जो इसमें विद्यमान है। तो उम्मीद है मित्रों यह वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ भी आया होगा। इसमें मैंने शॉर्ट में बहुत समझाने का प्रयास किया है और यह जानकारी भी शॉर्ट रूप में देने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप लोगों को यह समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।